देखिए, इस देश में लोकतंत्र है जो उसको लागू नहीं किया गया। जिस देश में करोड़ों रुपए पर मेंबर पार्लियामेंट जीतेंगे, 100 करोड़ रुपया खर्च करके, अभी कल मुझे आंध्रा के लोग बता रहे थे कि 50 करोड़ रुपया तो एक असेंबली के लिए लोग खर्च कर रहे हैं। तो जितना खर्चीला चुनाव होगा, महंगा चुनाव होगा, उतना ही चुनाव के बाद भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। ये बात अब पब्लिक के सामने आनी चाहिए खुल करके। जिनकी आबादी कम है इस देश में, तो डेफिनेटली वो रूलर शासक नहीं रह सकते हैं। वो अपनी इस वक्त हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम सीधा सवाल करने वाले हैं, जो आखिरकार देश में जो स्थिति अभी पैदा हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? स्थिति का मतलब यह है जो महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भी योजनाएं होते हैं, तो विपक्ष जो सड़कों पे उतर जाते हैं, इसका मायने क्या है असल मतलब असल मात्रा में? सर, आपने देख रहे होंगे जो महंगाई अपने चरम पर है, किस तरीके से देश में स्थिति है, और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2014 से पहले, तो उन्होंने एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था जो हर चीज़ पर जीएसटी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन खाने की चीज़ों पर नहीं लगनी चाहिए। अब खाने की चीज़ों पर जीएसटी लग रही है। जी जी, मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, मानवर कांशीराम जी का चेला, सामाजिक परिवर्तन मिशन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है जो उसको लागू नहीं किया गया। जिस देश में करोड़ों रुपए पर मेंबर पार्लियामेंट जीतेंगे, 100 करोड़ रुपया खर्च करके, अभी कल मुझे आंध्रा के लोग बता रहे थे कि 50 करोड़ रुपया तो एक असेंबली के लिए लोग खर्च कर रहे हैं। तो जितना खर्चीला चुनाव होगा, महंगा चुनाव होगा, उतना ही चुनाव के बाद भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। ये बात अब पब्लिक के सामने आनी चाहिए खुल करके। जिनकी आबादी कम है इस देश में, तो डेफिनेटली वो रूलर शासक नहीं रह सकते हैं। वो अपने डेलीगेट भी नहीं जिता सकते हैं। तो अगर उनको बाजबरिया सत्ता में बने रहना है, तो पैसों के बल पर वोटों को खरीदना है, वोटों को गुमराह करना है, मीडिया का इस्तेमाल करके और लठैतों और डकैतों का इस्तेमाल करके वोटों को लूटना है। और इस तरीके से उन्होंने सत्ता 1936 के बाद ही कब्जा करना चालू किया। 1936 में फर्स्ट इलेक्शन हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के 15 लोग खड़े हुए, 13 लोग जीत के आ गए। तो पर चुनाव नोटों से कराया जाने लगा। वोटों वाला चुनाव दफना दिया गया। लोकतंत्र इस देश में नहीं, धनतंत्र चल रहा है। जो आदमी 100 करोड़ रुपया खर्च करके सांसद बनेगा या बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, सेंट्रल में पहुंच जाएगा, तो वो 100 करोड़ को 500 करोड़ वसूली करने की कोशिश करेगा। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा निश्चित रूप से। और नरेंद्र मोदी मास्टर ट्रेनर है इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार का, क्योंकि वो सबसे खर्चीला और महंगा चुनाव नरेंद्र मोदी करा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जन विरोधी प्रधानमंत्री साबित हुआ है, और वोटों को हेरा फेरी करके वो चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ धरना लगाया है। प्रसाद जी, आपसे एक सवाल है। आपने कहा जो मतलब लोकतंत्र नहीं धनतंत्र है, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। सर, आपसे एक सवाल है, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति अभी है, क्या वाकई में पहले से बदला है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब पहले मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, तो उन्होंने जब चुनाव के वक्त कहा था जो हम सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश को बना दिया है, एकदम बिल्कुल सबसे अलग कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हमने अन्य राज्यों से बेहतर कर दिया है, शिक्षा में हमने बेहतर कर दिया है, महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में बुनियादी शिक्षा कोलैप्स कर दी। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी हो रही है। टीचरों की पेड़ गिनने में गिनती लगा दी गई है, जानवर गिनने में गिनती लगा दी गई है, और लिहाजा जो है पूरे देश के प्राइमरी स्कूल कोलैप्स हैं। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। इसके आगे चूँकि भारत सरकार को भी ये बात पता चली, तो भारत सरकार को लगा कि बच्चे तो फेल हो जाएंगे, हमारी किरकिरी हो जाएगी, दुनिया में हमारा खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया आज से 10 साल पहले कि कक्षा 1 से लेके 8वीं तक किसी को फेल ना किया जाए।
पूरे देश में बिना परीक्षाओं के 8वीं तक उनको पास कर दिया जाता है, कक्षोन्नति दे दी जाती है। तो बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टीचर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का यह हाल हुआ है कि सरकार खुद DIVS जा कर के नंबर बढ़ा करके दे रहे हैं। कापी मूल्यांकन में ये मुझे सैकड़ों जो एग्जामिनर हैं जो कापी जांच रहे हैं उन्होंने बताया कि सीधे DIVS के ऑर्डर आए कि भाई आपने 13 नंबर क्यों दिए बच्चे को, ये 73 नंबर देने लायक है। वो तो कह रहे हैं अगर जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जो मतलब तभी तो जोगी ने कहा है कि नौकरी में बच्चे योग्य नहीं है, इसलिए हमारी वैकेंसियां खाली रह जा रही हैं। तो वो खुद एडमिट कर रहा है। वो तो ये कह रहे थे ना, अगर जो मध्यम वर्ग के बच्चे अगर वो 1 से लेकर 8वीं क्लास के बीच में अगर वो फेल हो जाते हैं, फिर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, इसलिए हम फेल नहीं कर रहे बच्चों को। नहीं, ये देखिए, जब कक्षा 5वीं बोर्ड होता था, 8वीं बोर्ड होता था, क्वालिटी एजुकेशन थी। बच्चा जब फाउंडेशन कमजोर होगी तो निश्चित रूप से इमारत भी कमजोर होगी, इमारत भरभरा करके गिर जाएगी। तो बुनियादी शिक्षा नाम ही उसको कहा गया, अंग्रेजी में भी उसको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। तो बुनियाद को खोखला करके आप कौन सी इमारत, कौन सा कंगूर देश विकसित हुआ है कि नहीं हुआ, विकास की ओर बढ़ा है कि नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ है। एक्सप्रेस वे बन रहे और आप कह रहे विकास नहीं हुआ। नहीं, एक्सप्रेस वे ये डेवलपमेंट के पैरामीटर्स नहीं है, एक्सप्रेस वे लूट का पैरामीटर है। कैसे आप कह सकते हैं? निश्चित रूप से जो बड़ी कंपनियों की मोनोपोली है, 10,000 करोड़ का एक एक्सप्रेस वे बन रहा है और उसमें से 4,000 करोड़ रुपया सीधे नरेंद्र मोदी और जोगी के खाते में पहले ही पहुंच जा रहा है। इनका ये जो है बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित, बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं, जो जितनी कंपनियां हैं वो देखिए, जो छोटा छोटा ठेकेदार होता था 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, उनसे कलेक्शन करने में, करप्शन के पैसे में तो बड़ी दिक्कत जाती थी, मुश्किलात जाती थी, चीज़ें एक्सपोज हो जाती थी। इसलिए अब सीधे एक्सप्रेस वे में है कि 1,000 करोड़ रुपए की जिसकी बैलेंस शीट होगी उसी को टेंडर डालने को मौका मिलेगा। टेंडर अब कोई 200 करोड़ का बैलेंस शीट वाला डाल ही नहीं पाएगा। आम जनता को तो अभी मतलब पहले से तो मतलब कठिनाइयां नहीं ना झेलना पड़ता है। अब चाहे वो किसी भी जगह से, अगर दिल्ली से अगर वो जाते हैं तो कम समय का बजट होता है, तुरंत पहुंच जाते हैं। मानवता के विकास का पैरामीटर्स है कि वहाँ की समाज व्यवस्था कैसी है, इक्वलिटी है क्या लिबर्टी है, क्या सभी को फ्रीडम मिला हुआ है क्या। तो निश्चित रूप से पूरे देश में इक्वलिटी नहीं है और लिबर्टी नहीं है, लोगों के पास अनटचेबिलिटी का बोलबाला है पूरे बुंदेलखंड। मतलब इक्वालिटी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुले मन से कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, ये सब कह रहे हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कैसे झूठ बोल रहा है? ये आपको दिख नहीं रहा? मतलब ऐसे तो बिल्कुल नहीं, कहीं धरातल में सब जितना कहा जा, दावे किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो मारी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में सरकार है उनकी, अभी वो सबको साथ लेकर नहीं आगे बढ़ रहे? नहीं, साथ लेकर के उस जिस समाज से, पिछड़े वर्गों में से उन लोगों को पहली बार 2 साल पहले उन्होंने सेंट्रल की कैबिनेट में ओबीसी का आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। अभी जितने ओबीसी के लोग हैं, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि ओबीसी के स्टेट मिनिस्टर माने नथिंग। अभी जो राजस्थान से चल के आया है यादव, भूपेंद्र यादव, पहला कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है। उसके पहले एक भी कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी का नहीं था, जबकि ओबीसी के वोटों से ये सरकार बनी है और नारा दिया कि ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जांच पड़ताल की गई तो ये तो बड़नगर को राष्ट्रपति बना दिया। बनिया है ये तो बड़नगर का बनिया है। और राष्ट्रपति तो रबर स्टैंप होता है, भारत का संविधान कहता है सारे पावर जो है सेंट्रल की, यूनियन गवर्नमेंट की कैबिनेट के पास होते हैं। तो राष्ट्रपति तो जो यूनियन गवर्नमेंट की कैबिनेट कहेगी राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। बल्कि द्रौपदी मुर्मू के बनने के बाद मैं बहुत सतर्क हो गया हूँ, चौकन्ना हो गया हूँ कि आदिवासी के अधिकारों पर डकैती पड़ने वाली है। जिस तरीके से रामनाथ कोविंद को बैठा करके उन्होंने SC/ST एक्ट को शिथिल करने का काम किया और प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, तो ऐसा लगता है कि आदिवासियों के लिए जो नोटिफाइड इलाके हैं ट्राइबल के लिए, तो वहाँ माइनिंग तो आदिवासी को मिलनी चाहिए, संविधान में लिखा है।
तो वो तो दिया नहीं गया। अभी तो हमें लगता है कि आदिवासियों के लिए जो प्रिविलेज हैं, जो प्रोटेक्शन है संविधान के, उसको ये द्रौपदी मुर्मू को बैठा करके और समाप्त कर देंगे। पूरा देश की सरकार को आरएसएस चला रहा है, नरेंद्र मोदी भी मुखौटे हैं, और आरएसएस जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर के माध्यम से अपने काडर को वो सेना में भेजना चाहते हैं और उनको प्रशिक्षण दे करके, मिलिटेंसी सिखा करके, और उनको 4 साल बाद वापस ले लेंगे, वो सोसाइटी में पहुंच जाएंगे। कह रहे तो देश के हर युवा को मौका मिलना चाहिए, वैसे आगे आके देखना पड़ेगा। तो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वैसे तो देखना तो यही होगा आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलता है, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। नमस्कार।